स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन विद शिवा पर। दोस्तों ध्येय आईएएस की जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है फेज़ 2 की, उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और टेस्ट नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो सामान्य अध्ययन 1 है यानी जीएस पेपर 1 है, इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसके जो ऑप्शन रॉन्ग होंगे उसको भी समझा जाएगा और थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लेते चलेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू कर दीजिए। वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देख सकें और सबको हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट कीजिए तब तक, इसके बाद में और आगे मैं पढ़ता हूँ। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। क्या दोस्तों दोनों सही हैं? देखिए सुनिए, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था ये फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, लेकिन जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था ये सेकेंड था। यहाँ पे इन्होंने बदल दिया है। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था ये 1505 में आता है, वहीं ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये 1509 में भारत आता है। तो जो अल्बुकर्क था इसने गोवा जीता था और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। यानी कि यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीरा का जो इसने काम किया उसे ऊपर दे दिया गया है, वहीं जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने काम किया उसे नीचे दे दिया गया है। तो ये इसका दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे जाट विद्रोह जो यहाँ पे बताया गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जाट विद्रोह काफ़ी बहुत कम लोग ही बताते हैं, तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। तो जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। कह रहा है मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जाटों का जो विद्रोह हुआ था मुगलों के विरुद्ध, ये तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में शुरू किया था, ठीक है। अगला है, बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। तो ये जो 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भरतपुर की नींव तो रखी गई थी, लेकिन ये जो था ये बदन सिंह ने नहीं रखा था, ठीक है। ये किसने रखा था? तो ये चूड़ामन ने रखा था। किसने रखा था? तो नोट कर लीजिएगा, चूड़ामन ने रखा था, ठीक है। तो यही ऑप्शन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है, जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि प्रदान की। तो ये सही बात है कि जाट जो बदन सिंह थे इनको अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था, इसने क्या किया था? उपाधि दी थी राजा की, ठीक है। आगे है, जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 1857 क्रांति के संबंध में या फिर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टिक लगे हुए हैं ये जिसने सॉल्व किया है पहले उसके लगे हुए हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वही सही होगा। तो यहाँ पे जो ये कथन कहा था 1857 की क्रांति के समय, तो ये कहा था मिर्जा गालिब ने। किसने कहा था? मिर्जा गालिब ने कहा था। उसने जो है 1857 की क्रांति का जो दमन था अंग्रेजों ने किया था उसे देखा था और उसने फिर ये कथन जो है कहा था। आगे है, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखेंगे क्या पूछ रहा है, कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। तो क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। अभी आगे कह रहा है कि इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। क्या ये बात सही है? इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा सही नहीं है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो है कि जॉन डिग्बी ने इनको दीवान नियुक्त किया था, तो ये तो बिल्कुल बात सही है कि इनको जॉन डिग्बी ने जो है अपना दीवान नियुक्त किया था राजा राममोहन राय को। लेकिन 1814 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना नहीं किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था 1816 में। लेकिन जो 1814 में है इन्होंने किया था आत्मीय सभा की स्थापना। तो इनकी जो बातें हैं कुछ समझ लीजिए। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया, 1816 में वेदांत सोसाइटी की, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर की मदद से, जो कि एक घड़ीसाज थे, उनकी मदद से कोलकाता में क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। वहीं 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, दूसरा गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो दो वाला जिसमें नहीं है वो हट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने नेपाल से बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जी बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जो नेपाल गए थे ये बौद्ध दर्शन की प्राप्ति के लिए। आगे कह रहा है इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये गलत बात है, इन्होंने जो है इसको स्वीकार किया था। तो दूसरा और चौथा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन है और इसमें कार्यक्रम जो हुए थे उसके बारे में जो है जानकारी दी हुई है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें क्या है, पूर्ण स्वराज की जो है स्थापना की बात की गई थी। यहाँ पे जो प्रस्ताव है वो पूर्ण स्वराज से लेकर हुआ था। इसका हो जाएगा 4 नंबर। कराची अधिवेशन 1931, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जो है मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ काम हुआ था, यानी कि 3 हो जाएगा इसका। फैजपुर अधिवेशन, जो कि गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है, 1937 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें क्या हुआ था, मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया था। इसमें क्या किया गया था, 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1। इसके बाद रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 का हुआ था, ये इसके राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड था। इसका हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, यही इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो 11 सूत्री मांग आपको दिमाग पहुंचाना है कहाँ की ये बात है। ठीक, 11 सूत्री मांग कब किया था? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग जो है वो पेश की थी। तो ये जो है बात बिल्कुल सही है कि 11 सूत्री मांग जो है गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो ये आपको बताना है क्या सही है? नहीं, ये न्यू इंडिया के माध्यम से नहीं प्रस्तुत किया था, यंग इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी। ठीक है, क्या ये बात सही है? देखते हैं। ये भी बात गलत है, यहाँ पे 50% की लगभग बात की गई थी, 70% की बात नहीं की गई थी। आगे कह रहा सिविल सेवा में के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ सेना के जो राजस्व था, सेना में जो खर्च किया जा रहा था उस पर भी 50% कटौती की बात की गई थी। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही नहीं है? दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए करेंगे, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज को सही से समझ नहीं रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। सही बात है कि मार्च 1942 में जो ब्रिटिश सरकार है, इस समय यहाँ के अगर बात किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो मिस्टर चर्चिल थे। उस समय जो है बहुत सारे देशों के प्रेशर से इन्होंने जो है फिर क्रिप्स मिशन की स्थापना किया। 11 मार्च को कब किया था? 11 मार्च को। और इन्होंने फिर 23 मार्च को, यानी कि 11 मार्च को इसकी घोषणा हुई और ये 23 मार्च को क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आ जाता है।
तो इसका कारण दिया हुआ है, विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। ये बात बिल्कुल सही है और इसका कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। चलिए ठीक है। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट, कौन सा कथन सही? तो यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। जो हैंडेक्स संस्कृति है ये साउथ इंडिया में मद्रास के पास थी, यानी कि इसका हो जाएगा ए और इसका हो जाएगा ये। तो चापर चापिंग जो पेबुल संस्कृति थी ये पंजाब के सोहन घाटी से मिलती है, तो यानी कि ये गलत हो गया, तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या पड़ थी? तो सही बात है, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा जो थी वो पड़ थी। यह सोने की बनी होती थी? नहीं, ये सोने की नहीं, ये चांदी की बनी होती थी। सोने की मुद्राएं और चलती थी, और दो मुद्राएं जो निष्क और सुवर्ण थी ये सोने की होती थी। ठीक है, याद रखेंगे, निष्क और सुवर्ण जो होती थी ये सोने की होती थी, लेकिन जो पड़ है ये चांदी की होती थी। आगे बात करते हैं, कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हाथी गुम्बा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। सही बात है, बिल्कुल। इसका जो हाथी गुम्बा अभिलेख है ये नहरों के बारे में जानकारी देने वाला पहला साक्ष्य है। ठीक है, अगर हाथी गुम्बा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को नहीं, जैन भिक्षुओं को इन्होंने दान दिया था, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। हाँ, तो कहते हैं कि जो खारवेल था इसने क्या किया, दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य इन तीनों को हराया था और उसके बाद उनसे गधों से जो है, पांड्यों से जो है उनसे गधों से हल चलवाया था। ऐसी जानकारी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या है। एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुने। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में की गई है। तो क्या ये बात सही है? चलिए देखेंगे अभी। आखिर भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। भारत में एकता व्यवस्था की सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने एकताओं पर इक्तदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो बुक थी निजामुल मुल्क की सियासतनामा, इसमें एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। भारत में एकता व्यवस्था का अगर प्रारंभ किया तो ये मोहम्मद गौरी ने ही किया था। इसके बाद भारत में एकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से अगर शुरू किया तो वो इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको वंशानुगत स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित किन किन का योगदान है? तो देखिए, महाभारत का जो तेलुगु भाषा में अनुवाद हुआ था इसमें जो नन्या थे, ठीक है, ये थे, और तिगन्ना ये थे, येरा प्रगदा थे, ये 3 लोग थे। तो स्टार्ट किया था नन्या ने, उसके बाद तिगन्ना ने किया, उसके बाद इसको कंप्लीट किसने किया था? तो येरा प्रगदा ने इसको कंप्लीट किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बात करें कि वीरभद्र, तो ये जो है इन्होंने क्या किया था, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है किसकी, कालिदास की, तो इसको इन्होंने तेलुगु भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था वीरभद्र ने। बीरबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी, क्या ऐसा था? हाँ, सही बात है कि अकबर ने बीरबल को राजा तथा कविराज की उपाधि दी थी। बीरबल जो थे ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया, नहीं 5000 का मनसब नहीं दिया था, 2000 का मनसब दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना मनसब था, 2000 का। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है।
अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी, सही बात है। इनकी मृत्यु 1526 ईस्वी में यूसुफ जइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, ठीक है, बिल्कुल बात है। 1586 में ये जो है यूसुफ जई शासकों के साथ विरुद्ध जो है कबीलाइयों के साथ लड़ रहे थे, उसी युद्ध में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे की क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आप लोग ताजमहल मत लगा दीजिएगा, इसमें जामी मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में है उसको कहा जाता है क्या, रोमांस इन द स्टोन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, सही बात है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कारण है, आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संविधान में दस्तावेजों में शामिल किया गया। सही बात है, कथन भी सही है और कारण भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है कि 42वें संशोधन में मतलब ऐसा क्या नहीं किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, ये पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो है कि इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़ा गया, सही बात है, ये जोड़े गए थे। इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए थे, बिल्कुल जोड़े गए थे और आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से जोड़े गए थे, ठीक है। अगर इस संशोधन द्वारा 7 विषयों की राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, नहीं ये बात गलत है, यहाँ पे केवल 5 विषय जो थे उनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो यही ऑप्शन रॉन्ग है और यही हमारा आंसर सही है। इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के बाहर रख दिया गया था। हाँ सही बात है, ऐसा ही किया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं कि क्या है। तो समझिए, जो जर्मनी के संविधान से है वो हम लोगों ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन है उसको लिया है। जर्मनी से हमने ये अवशिष्ट शक्तियां नहीं लिए। अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र में निहित होना है ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। आगे उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया, तो ये जो है ये भी हमने कनाडा से लिया है और 143 आर्टिकल में है। तो यही ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 2 तो इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है एक बार देख लीजिए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है, इसको लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी होना, इसे लिया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको भी हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है, कही गई है। इनमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में किसके बारे में बात करें? विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करें, अमेरिका में संविधान से लिया गया है, क्या ये बात सही है? ठीक है। तो विधियों का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है, सही बात है। यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है, सही बात है, ये भी, तो दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं विधि के समक्ष क्षमता की, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है और ये निगेटिव प्रवृत्ति का है, ठीक है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है, ठीक है। आगे देखते हैं। बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है, जो निम्न है। सही क्रम में इसको बताना है कि बजट कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, सिंपल सी बात है। पहले प्रस्तुत करोगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले 3, तो 3 सब में है, ये देखिए 3 सभी ऑप्शन में है। आगे कह रहा है
कि अब क्या होगा इसमें, तो क्या इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? प्रस्तुतिकरण के बाद इस पे होगी बहस, सिंपल सी बात है। इसके बाद हो जाएगा एक, तीन के बाद एक, तीन के बाद एक जिसमें नहीं है वो तो सीधे सीधे रॉन्ग हो गए। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद आम बहस के बाद क्या होता है, इसको समितियों को सौंप दिया जाता है, तो इसके बाद होगा टू, टू दोनों में है। इसके बाद क्या होगा, अनुदान की मांग पर क्या होगा, मतदान होगा। जब जांच हो जाएगी अनुदान की मांग पर जांच होगा, यानी कि इसके बाद क्या होगा, 5 होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अनुदान की मांग के बाद क्या होगा, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, उसके बाद वित्त विधेयक जो है पारित किया जाएगा। तो संविधान जो बजट है, क्या इस पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं? इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? कूट के माध्यम से उत्तर दें। वह भारत में जन्मा नागरिक हो। क्या ये बात सही है? देखो, नागरिक होना चाहिए भारत का, लेकिन जन्मा हो ये जरूरी नहीं है। वो अगर भारत की नागरिकता उसने ले ली है किसी भी प्रकार से, तो वो जो है न्यायाधीश बन सकता है। आगे कह रहा है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। एक जिसमें भी है उसे हटा दीजिए, वही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। सही बात है। उसकी न्यूनतम आयु 35 हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसकी न्यूनतम आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। सही बात है, उसने वकालत किया है तो वो बन सकता है। और कौन कौन सी इसकी जो है होती हैं अर्हताएं, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अगर नज़र में क्या है, वो राष्ट्रपति की दृष्टि में अगर वो विधि विशेषज्ञ है तो उसे भी बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? चलिए समझ लेते हैं किसमें किसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो देखिए इसमें से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाई गई थी तो वहाँ से जो है विधानसभा ही खत्म हो गई थी, तो विधान परिषद भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 2 4 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो हो जाएगा। और कहाँ कहाँ है, तो बिहार में है, और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और आपको एक कौन सा स्टेट है उसे आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। हाँ ठीक। तो क्या तेलंगाना में? हाँ तेलंगाना में है, सही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार, इन राज्यों में जो है 2 सदनीय व्यवस्था है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता। सही बात है। अगर किसी को 1/6 भाग भी वोट शेयर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी जो जमानत है वो खो जाएगी, ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। बिल्कुल सही बात है। 5वीं लोकसभा थी जो, उसका कार्यकाल लगभग जो है 6 वर्ष था, ठीक है। आगे है, संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता नहीं। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी एक परिपाटी थी केवल कि विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यही ऑप्शन हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। बिल्कुल, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, लेकिन लोकसभा सदस्य होने की शपथ लेता है, ठीक है। वो लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कूट दिया हुआ है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित कर सकता है। क्या ये बात सही है? चलिए अभी देखेंगे। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। सही बात है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। ये गलत बात है। वो प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट रखता है, फिर राष्ट्रपति जो है उसकी रिपोर्ट को
कहाँ रखवाते हैं? संसद के पटल पर रखवाते हैं। और राज्यों में राज्यपाल जो है वो रखवाते हैं। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। सही बात है, वह लोक लेखा समिति के गाइड के रूप में काम करते हैं। आपको बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं और कितने राज्यसभा से और कितने लोकसभा से मेंबर आते हैं। वह कंपनी अधिनियम के, तो वो सही बात है कि वो सभी कंपनी, सरकारी कंपनियां जो हैं उनका लेखा परीक्षण कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑप्शन ए भी जो है इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, क्योंकि 3 इसका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में क्वेश्चन है, चलिए समझ लेते हैं। यह एक सांविधिक निकाय, ठीक है, सही बात है, याद रखना संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। इसको जो है एक्ट पारित करके बनाया गया था। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई, बिल्कुल सही बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि अगर कोई यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया जाता, ये गलत बात है। और चंडीगढ़ भी है, ठीक है, चंडीगढ़ भी जो है वो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी है वो जो है सही आंसर है, क्योंकि गलत पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें ऑप्शन पहला है कथन पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। दूसरा है पश्चिमी घाट की ऊंचाई स्तर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जो ऑप्शन 1 है, इसमें कथन 1 है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, तो ये गलत बात है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है वो ज़्यादा ऊंचा है पश्चिमी घाट की तुलना में। वहीं दूसरा है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की वो दक्षिण भारत में ही मिलती है, अनाईमुड़ी चोटी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पे स्थित है। तो आपको बताना है कि जो अन्नामलाई है वो कहाँ पे है और अनाईमुड़ी दोनों कहाँ पे स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के साथ कौन सा राज्य है जो कि सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। ठीक है, आगे है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो झारखंड की जो है वो नहीं लगती है। आगे कह रहा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की भी नहीं लगती है, राजस्थान की भी नहीं लगती है। आगे रहा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सीमा है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे कुछ जनजातियां दी हुई हैं और उनके राज्य जो है वो मिलाने हैं। कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि इधर दिया है जनजाति और इधर लिखा हुआ राज्य, क्या इसी राज्य में मिलती है? अगर मिलती है तो सही है, नहीं मिलती है तो गलत है। तो लिम्बू जो जनजाति है ये सिक्किम, भूटान और तिब्बत इसी इलाके में पाई जाती है, तो ये तो सही मिला हुआ है। इसके बाद जो कार्बी जनजाति है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो 2 है ये गलत है। 2 क्या है? गलत है। जिस भी ऑप्शन में 2 है उसको क्या कहते हैं हम लोग हटा देते हैं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यानी कि सी सही हो जाएगा इसका। तो डोंगरिया कोंध जो है ये कहाँ पे मिलेगी? आपको उड़ीसा में मिलेगी। और कहाँ पे मिलेगी? तो उसी क्षेत्र में, बंगाल, उड़ीसा, इधर क्षेत्र में मिलती है आपको डोंगरिया कोंध। इसके बाद कट्टू नायकन, जो कट्टू नायकन जनजाति है ये कहाँ मिलती है? आपको केरल में मिलती है। याद रखेंगे, आपको सारी चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जीवमंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। क्या कह रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र हैं।
जिन्हें यूनेस्को ने के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो ये बात सही है इसकी। आगे करा है भारत के 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क के पे मान्यता प्राप्त है। तो हाँ, हमारे यहाँ पे टोटल तो 18 जीवमंडल निश्चय हैं, लेकिन उसमें से 12 को जो है यूनेस्को ने जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क में मान्यता दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो बिल्कुल राइट है कि जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे निजाम सागर झील कहाँ पे है? मंजीरा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है, सही है। आगे कह रहा है गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। नहीं, गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि इस संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। क्या ये सही बात है? नहीं, इसकी स्थापना जो है जर्मनी की सहायता से नहीं, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। और 1959 में नहीं, 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956, 1956 में ब्रिटेन की सहायता से जो है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से प्राप्त होता। बिल्कुल सही बात है। जो दुर्गापुर लौह संयंत्र है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में की गई। इसको कहाँ से मिलता है? लौह अयस्क तो छोटा नागपुर और ओडिशा के सहायता से मिलता है। वहीं कोयला जो इसको मिलता है वो झरिया और रानीगंज से, और पानी जो है दामोदर नदी से मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन बाकी के सही हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती? तो यहाँ पे विषुवत रेखा की बात हो रही है। याद रखेंगे किसकी? विषुवत रेखा की बात हो रही है कि विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से देश आते हैं विषुवत रेखा पर। तो सोमालिया आता है। कौन कौन से देश आते हैं? इधर से हम लोग चलेंगे ईस्ट टू वेस्ट। सोमालिया आता है, इसके बाद केन्या आता है, युगांडा आता है, कांगो गणराज्य आता है, कांगो और गैबोन आता है। लेकिन तंजानिया इसमें नहीं आता है। कांगो भी आता है, केन्या भी आता है, सोमालिया भी आता है। यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे तंजानिया नहीं आता है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश हैं। इसमें सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो और गैबोन, इतने सारे देश आते हैं अफ्रीका के, जो कि विषुवत रेखा पर स्थित हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है कि ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जो है कहा जाता है आंतरिक पत्तन। क्या कहा जाता है? आंतरिक पत्तन। जैसे कि कोलकाता पत्तन हमारे यहाँ पे जो है वो इसी प्रकार का एक पत्तन है जो नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर बंदरगाह है वो भी इसी तरह का एक आंतरिक पत्तन जो है नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, आपने रूर प्रदेश का नाम काफी ज्यादा सुना होगा। आगे कह रहा है कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। बिल्कुल सही बात है, कोलोन यहाँ का जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है? कौन सी ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मृत ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो जो किलिमंजारो है ये मृत ज्वालामुखी है। जो कहाँ पे स्थित है? तो किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में। वहीं और कौन सा है? तो एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है चिली में स्थित है। ये भी क्या है? मृत ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी भी एकांकागुआ है। कहाँ पे स्थित है? चिली में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। ये दोनों मृत ज्वालामुखी हैं। लेकिन एटना और विसुवियस दोनों कहाँ पे हैं? तो ये कहाँ पे हैं? ये इटली में है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी हैं। याद रखेंगे इन बातों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट जारी किया गया। क्या यह बात सही है? चलिए देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की वित्तीय स्थिरता प्रदान की गई है। ठीक है, यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो 1 है, 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये तो सही बात है। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की वित्तीय स्थिरता प्रदान, ये भी बात सही है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा है। तो इसके बाद कह रहा है कि यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए माँ कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो माँ है, MAA, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसको 5 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 2016 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर तो इसका गलत हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है इसका उद्देश्य स्तनपान के बारे में, स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माता को जागरूकता करना तथा स्तनपान को बढ़ावा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसको जारी किया गया है और इसी के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, आयकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रमुख बजट का आकार कितना है? तो इसका जो प्रमुख बजट का आकार है वो है 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर आप ब्लू चिप कंपनियों के बारे में कौन से कथन सही कथन चुने? तो कह रहा है पहला है, ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, ब्लू चिप कंपनी कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कंपनी जो काफी दिन से काम कर रही है अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन है इसका आइसलैंड। आइसलैंड ने जो है क्या किया है, ज्वालामुखी में सुरंग बनाया है, उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये सारी चीजें कभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1956 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में सही करना है। देखना, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाए, बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन 43 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कौन सा टॉपिक है, कौन सा क्षेत्र है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए समझ लेते हैं कौन सा सही नहीं है, इसको जो है बताना है। ठीक है, तो पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन क्या पेडोलॉजी कहलाता है? चलिए अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं। फूलों का अध्ययन जो होता है इसको एंथोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो पेडोलॉजी है ये किससे संबंधित है? तो ये मृदा से संबंधित है। अगर मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाए तो इसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। तो यही ऑप्शन इसका राइट है कि मतलब गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के। तंत्रिका
तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मनुष्यों में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती नहीं, 31 जोड़ी जो है स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए ये ऑप्शन सेकंड इसका जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक की। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक जो है इसके इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका जो है ऊतक उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है क्या, न्यूरॉन होती है। 12 जोड़ी क्रैनिकल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट करके रख लेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, जल, लेकिन ऑक्सीजन तो इसका प्रोडक्ट होता है ना, ऑक्सीजन तो इसका प्रोडक्ट होता है। इसलिए ये क्या है, गलत है। ऑप्शन एक हटा देंगे तो ये हट गया। 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है डी वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 46 कह रहा है कि सूची मिलानी है। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र जो है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अच्छे तरीके से। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। ठीक है, 46 में त्वचा कैंसर जो है वो किसके कारण होता है, तो वो जो है पराबैंगनी प्रकाश के कारण त्वचा कैंसर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण जो है वो किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ये भी बात सही है। सॉरी, ये इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन किसके कारण हो रहा है, मेजरली तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1, ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसैट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ठीक है, अगला है इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। ठीक है, इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा। तो चारों ऑप्शन इसके जो है वो क्या है, राइट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 48 तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार ले लेती है, यानी कि अगर तेल कहीं भरा हुआ है उस पर वाटर डालोगे तो जल जो है सिकुड़कर गोल आकार का धारण कर लेती है। सही बात है। आगे कह रहा है, कारण कह रहा है तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है, यही कारण है। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कथन और कारण और उसकी व्याख्या दोनों कर रहा है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। ठीक है, देखते हैं। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही बात है। पानी का अपवर्तनांक वायु से कम नहीं होता है, पानी का अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा होता है, तो 2 नहीं होगा, एक ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बाकी के बचे हुए 75 क्वेश्चन इसके कर लेंगे और साथ में हम लोग अगले दिन पूरा का पूरा फुल टेस्ट करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ग्राफीन पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में के त्रिशूर में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है, भारत का जो ग्राफीन नवाचार केंद्र फर्स्ट है वो कहाँ पे, केरल के त्रिशूर में ओपन किया गया है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप है तथा यह लगभग पारदर्शी। बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है, लगभग पारदर्शी होता है। कार्बन का ये एक रूप है, यह एक ये त्रिआयामी नहीं होता है, ये द्विआयामी होता है। तो क्या होता है, द्विआयामी होता है और यह सुचालक भी होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो आप बताएंगे कि ग्राफीन की खोज जो है वो किसने किया था। ठीक है, ये आपको बताना है।
तो ये हो गए 50 क्वेश्चन सेट 1 के। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन 75 कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और बता दीजिए अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और इसकी PDF के लिए भी हम 2 दिन में, जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेलीग्राम ID मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे। धन्यवाद।